हेलो एवरीवन। सो हमने कल डिस्कस किया था जियो साइंटिस्ट 2025 का पेपर। और उसको डिस्कस करते वक्त मैंने ये पाया कि जितने हमारे यूपीएससी में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे दुगने जियो साइंटिस्ट के पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जियो साइंटिस्ट का पेपर है, थीम ही ऐसा है। तो आई थॉट कि क्यों ना हम लोग लास्ट 5-6 ईयर्स के क्वेश्चन जियो साइंटिस्ट के डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट हमारा इन्वायरमेंट वाला जो सेक्शन है वो किस तरीके से यूपीएससी पूछना चाहती है वो हमारा कवर हो जाए। ठीक है। एंड देखो, अगर आप जो जियो साइंटिस्ट का पेपर ये यूपीएससी द्वारा कंडक्ट होता है, तो अगर आप इसमें 40 से 42, इसके पहले जो 2025 का पेपर था उसमें तो 35 क्वेश्चन ही थे। तो अगर आप 2024 वाले में अगर आप 40 से 45 क्वेश्चन हटा देते हो, 120 क्वेश्चन रहते हैं, तो 45 हटा हटा दो, तो आपके 75 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो हम लोग साइंस वाले क्वेश्चन एक्सक्लूड करके, क्योंकि बहुत इसमें डीप साइंस पूछती है, तो उसको हम एक्सक्लूड करके अ, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और जिनका जियो साइंटिस्ट का था तो वो अपना देख लेंगे। हम इसको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से सॉल्व कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका इज करेक्ट। ठीक है, तो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? माउंट किलिमंजारो। तो पहली बात, माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? अफ्रीका में है, तंजानिया में, है ना। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट इज सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर। तो देखो, ये इक्वेटर पे नहीं सिचुएटेड है, ये अगर आप मैप में देखोगे तो ये ऑलमोस्ट ऑन द इक्वेटर है। एंड इट इज द हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो ये सही है आपका, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही, तो टू ओनली। ठीक है। नाउ अब, एरल सी इन सेंट्रल एशिया इज सिचुएटेड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज। देखो, अगर आपको एरल सी का नाम याद आए तो आप याद कर लो अरे क्यों। ठीक है। तो ये दो कंट्रीज से, क्यों का मतलब हो गया के और यू, क्यों। ठीक है। और एरल सी आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को बॉर्डर करता है, इसका हो जाएगा बी। अब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गल्फ Which of the following statement regarding Galapagos Island in Pacific Ocean are correct? पहला, they are formed due to volcanic activity and they are part of South American nation Peru। ये देखो, गालपाकोज आइलैंड आइलैंड जो है ये लगातार न्यूज में रहता है। ठीक है। और वैसे भी हमें जो ओशियंस में हमारे आइलैंड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहला ये है कि दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटी, ये सही है। एंड दे आर पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन पेरू, नहीं, जो ये हैं ये इक्वाडोर के पार्ट हैं। ठीक है। और ये 13 मेजर आइलैंड से बने हुए हैं। और यहाँ जो गलपैगोस नेशनल पार्क है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नाउ द तो इसमें आपका पहला सही हुआ, दूसरा गलत, तो करेक्ट आंसर हमें चूज करना है ना। ठीक। द एंशियंट सिटी ऑफ तक्षशिला, तक्षशिला इज सिचुएटेड इन विच वन एमंग द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तक्षशिला जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये कहाँ पे है? आपके पंजाब, पाकिस्तान में। और एनसीईआरटी में भी मेजोलिथिक केव जब आप पढ़ते हो और बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के बारे में पढ़ते हो तो वहां पे इसका इन्फो दिया हुआ है। द प्राइम मेरिडियन, इसका मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये क्वेश्चन कल हमने करवाया था, 2025 में भी आया है, बस डिफरेंट ऑप्शन कर दिए हैं उन्होंने। देखो, इसकी एक ट्रिक होती है। प्राइम मेरिडियन क्या होते हैं? प्राइम मेरिडियन ऐसा इमेजिनरी लाइन होता है, मतलब कि जो हमारे प्लैनेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एंड प्राइम मेरिडियन देखो, कंट्रीज जो जो प्राइम मेरिडियन पे हैं उसको याद करने के लिए एक ट्रिक होता है, बीएसएफ गेम। इसको आप ऐसे लिखो, बीएसएफ गेम इन
टोगो किंगडम, ठीक है। तो बी से होता है आपका बुर्किना फासो, एस से होता है आपका स्पेन, एफ से होता है फ्रांस, इसका मतलब फ्रांस पास कर रहा है, और डज नॉट पास तो फ्रांस एलिमिनेट हुआ। एंड जी से होता है घाना, और ए से होता है अल्जीरिया, और ये यहाँ ई जो है ये साइलेंट है, और एम से होगा माली, और टी ओ जी ओ तो टोगो हो गया, टोगो कैपिटल है ये टोगो, और किंगडम से यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। कहाँ से नहीं पास कर रहा है, तो पहले तो टू काटो, टू काटो, इसका मतलब पुर्तगाल और स्कॉटलैंड, ठीक है। नाउ साइंस के जो बहुत डीप डीप क्वेश्चन है वो जियो साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में इतना डीप साइंस नहीं आती, यूपीएससी में आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी आता है, स्पेस आता है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स आता है, जो सिलेबस में दिया हुआ है। यूनिवर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, एंड जो नोबेल प्राइज रिसेंटली मिले हुए हैं, आरएनए, डीएनए एडिटिंग, ये सब। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो ये है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, पहला है 1857, ये बुक किसकी लिखी हुई है। दूसरा है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज। तीसरा है द शिपाई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड अवध इन द रिवोल्ट। देखते हैं। देखो ये बुक तो जो है वो सुरेंद्र नाथ सेन की है, एसएन सेन का पूरा नाम है सुरेंद्र नाथ सेन, ठीक है। और ये जो आपकी बुक है ये लिखी गई है एसबी चौधरी, मतलब कि शशि भूषण चौधरी ने लिखी है। और इनको सब लोग जानते हैं कि ये लिखी है आरसी मजूमदार ने, है ना। आरसी मजूमदार का पूरा नाम है रमेश चंद्र मजूमदार। फिर अवोध इन द रिवोल्ट 1857 से 1858, ये बचे हमारे मुखर्जी, रुद्रांशु मुखर्जी। तो मिलाओ 1857 आपका पी वाला किस में आ रहा है, सुरेंद्र नाथ सेन में पी आ रहा है 1 में। फिर क्यू सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, ये है एसबी चौधरी का, क्यू आ रहा है 3 में। और आर सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट, ये आएगा आरसी मजूमदार, ये है 2 पे, और एस आ जाएगा 4 पे। पी का 1, क्यू का 3, एस का, एक सेकेंड, पी का 1, क्यू का 3, आर का 2, एस का 4, इसका हो जाएगा डी, ठीक है। चलो नाउ विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजयनगर आर करेक्ट। देखो विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज में भी लगातार क्वेश्चन पूछता है विजयनगर एम्पायर के बारे में। और अभी कल हम लोगों ने 2025 वाला जियो साइंटिस्ट का पेपर किया था, तो उसमें भी पूछा गया था, हरिहर और बुक्का ने इस सिटी को बनाया था। नाउ देखो विजयनगर एम्पायर के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसके पहले यूपीएससी 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था, एंड द क्वेश्चन वाज कि विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री 3 लोगों के नाम दिए हुए थे, अलेक्जेंडर री, रॉबर्ट सेविल और जेम्स बर्गीज और वाल्टर इलियट, जिसमें वाल्टर इलियट का नाम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। पूछा था कि ये दे वर एसोसिएटेड विथ आर्कियोलॉजिकल एग्जावेशन, एग्जावेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेस या कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे। अब देखो इसमें से जेम्स बर्गीज वाला यहाँ भी पूछा गया है ना। तो विजयनगर के बारे में क्या क्या बातें सही हैं। पहला कि कॉलिन मैकेंजी वाज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट विजयनगर, ये सही है। दूसरा क्या है कि जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट टू टेक डिटेल्ड फोटोग्राफ ऑफ द साइट, नहीं, जॉन मार्शल फर्स्ट नहीं थे, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। और तीसरा है कि जेम्स बर्गीज वाज द फर्स्ट टू अंडरटेक कंजर्वेशन ऑफ हम्पी, ये भी गलत है। तो दूसरा तीसरा दो गलत है, पहला सही हुआ। देखो डिटेल फोटोग्राफ ऑफ विजयनगर साइट जो है वो लिया था अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ ने,
एंड जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट टू अंडरटेक कंजर्वेशन एट हम्पी। ठीक है, इसने क्वेश्चन बदल दिया है। नाउ अब हमें क्या देखना है, ट्रेवलर्स एंड द कंट्री। पहला है ट्रेवलर सैदी अली रईस, ये ऑटोमॉन के थे, नवल ऑफिसर। दूसरा इब्न बतूता, इब्न बतूता जो आपके ट्रेवलर थे ये कहाँ के थे, मोरक्को के थे, है ना। और पीटर मुंडी, पीटर मुंडी जो है वो आए तो थे चाइना से, लेकिन कहाँ के थे ये, इंग्लैंड के। एंड दुआर्ते बारबोसा जो है ये आपके हैं पुर्तगाली राइटर। ठीक है, तो पी का हो जाएगा आपको ऑटोमान तुर्की, पी का हो जाएगा 2, एंड क्यू का हो जाएगा आपका 1, पीटर मुंडी इंग्लैंड, आर का हो जाएगा 4, डर्टे बारबोसा का हो जाएगा पुर्तगाली, एस का 3। तो पी का 2, क्यू का 1, आर का 4, एस का 3, ए सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पहला स्टेटमेंट है, पहला क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिमेन्स इनर्ट इन द ट्रोपोस्फेयर बट स्लोली डिफ्यूज इन द स्ट्रेटोस्फेयर। सेकेंड है CFC in the upper atmosphere are subjected to ultraviolet radiation generating free radical chlorine that immediately reacts with O3 to form a radical called chlorine monoxide। ठीक है, each chlorine monoxide can initiate a series of chemical reaction leading to destruction of ozone layer and how many the statement given above are correct, मतलब इसके कितने पेयर सही हैं। ठीक है, और पेयर वाले क्वेश्चन 2023 में यूपीएससी में भी पूछ चुका है। तो देखते हैं हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कहानी। देखो, जो क्लोरोफ्लोरोक्लोरीन है आपका वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, बिकॉज अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमेशा मोशन में होता है। एंड जो क्लोरो CFC है जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ये क्या होता है, हैवियर होता है एयर से। लेकिन जब ये क्या होता है कि ट्रोपोस्फेयर जो लोअर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, उसमें वो अक्रिय होता है, लेकिन धीरे धीरे ये क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये चीज इसमें सही है। दूसरी बात ये है कि कह रहा है कि अपर एटमॉस्फेयर में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनमें क्रिया होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, और वो फ्री रेडिकल क्लोरीन क्रिएट करता है जो O3 के साथ रिएक्ट करता है, फ्री रेडिकल क्लोरीन, एंड फिर बनाता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड। देखो क्लोरीन आता कहाँ से है, तो जो हमारे प्राइमरी सोर्सेस होते हैं क्लोरीन के अपर एटमॉस्फेयर में, यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब अपर एटमॉस्फेयर में जाता है तो ये सोर्स है किसका, क्लोरीन का। और ये अब हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, जैसे कि ये फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। ठीक है, तो जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्लोरीन छूटा, क्लोरीन फ्री रेडिकल छूटा, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, ओजोन का फार्मूला क्या होता है O3, ये ओजोन के साथ क्रिया कर लेगा और ओजोन को तोड़ने की क्रिया करेगा और ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाएगा। फिर इस क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर ये जो है इसका ऑक्सीजन जल्दी से O3 को तोड़ने की कोशिश करेगा, मतलब ये है कि ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर तेजी से होने लगेगा। ठीक है, तो इसमें सब सही है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑल द 3। नाउ nitrogen cycle is one of the most important microorganism mediated chemical reaction in aquatic and soil environment। in this consider in this context consider the following statement। पहला है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन is the process of oxidizing NH3 to NO3 minus। नाइट्रिफिकेशन process cause reduction of NO3 and NO3 minus to NO2 negative followed by recycling of N2 to the atmosphere। डीनाइट्रिफिकेशन कन्वर्ट करता है मॉलिक्यूलर N2 into a fixed form as an organic carbon। तो पहले तो हमें इसके बारे में नाइट्रोजन साइकिल पता होना चाहिए, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो हम देखो, नाइट्रोजन साइकिल जो है ये हमारी गैसियस साइकिल होती है। और कल वाले क्वेश्चन में पूछा था कि क्या सल्फर जो है वो गैसियस साइकिल है,
2025 वाले में। तो देखो जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, वैसे ही नाइट्रोजन क्या होता है, मोस्ट प्रिविलेंट है इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ-कहाँ इसके सोर्स होते हैं? फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, क्लोरोफिल्स एंड मेनी ऑफ द विटामिन्स। अब देखो माइक्रोब भी नाइट्रोजन के लिए लड़ रहे हैं और प्लांट्स भी लड़ रहे हैं नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन क्या है, एज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट काम करेगा, बोथ नेचुरल इकोसिस्टम के लिए और एग्रीकल्चरल सिस्टम के लिए। अब नाइट्रोजन हमारा जो है क्वेश्चन, एक सेकेंड, अब ये जो हमारा नाइट्रोजन है, ये वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में दो ऐसे पाया जाता है, नाइट्रोजन बॉन्ड मतलब एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में, जैसे लाइटनिंग हो गया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया, वो कन्वर्ट करते हैं। लेकिन देखो नाइट्रोजन जो है वो, ये जो N2 है, ये नाइट्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म है और इसे जो है पेड़ पौधे नहीं ले सकते, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा इन्हें लिया जाए तो दे नीड टू बी फिक्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, इसका मतलब है कि हमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना है, नाइट्रोजन को फिक्स करना है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट बिफोर इट कैन बी टेकन अप बाय द प्लांट। अब ठीक, अब देखो ये क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया इनटू NO3-। नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में अभी हमने क्या देखा कि हम अमोनिया को नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ कहाँ से हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गाई कर सकते हैं, मैन फर्टिलाइजर फैक्ट्री का यूज कर सकते हैं, और थंडर और लाइटनिंग भी इसके लिए होते हैं। और ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। अब अमोनिया क्या होता है, अमोनिया देखो NH3, ठीक है, और अमोनियम होता है NH4। कौन कौन से जो फिक्सेशन कर सकते हैं इसमें, तो एरोबिक एजोटोबैक्टर और एनारोबिक क्लास्टोरेडियम। अब ये तो हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत है। अब हमें क्या करना है कि नाइट्रिफिकेशन करना है, नाइट्रोजन हमारा अमोनिया में बदलना। अब अमोनिया जो है दे कैन बी डायरेक्टली टेकन अप एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बाय सम प्लांट, लेकिन कुछ प्लांट जो है वो नाइट्रेट को ऑब्जर्व करते हैं। तो अब हम अमोनिया को किस में बदलेंगे, नाइट्रेट में बदलेंगे। और अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने के लिए अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा और फिर वो नाइट्रेट में और अमोनियम आयन में बदल जाएगा। और जब ये नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना। एक सेकंड, नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है, और जिनको मतलब जिन्हें और अच्छे समझना है वो अपना पतला पतला नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है अमोनियम आयन का अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना। और ये अमोनिया पहले देखो डायरेक्ट नहीं नाइट्रेट में बदलेगा, ये अमोनिया जो है पहले बदलेगा नाइट्राइट में, फिर ये नाइट्राइट बदलेगा नाइट्रेट में। तो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है नाइट्रोस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है नाइट्रोबैक्टर। तो ये है नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस जिसमें अमोनिया चेंज हो रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि कॉज द, हम किसको बदल रहे हैं, NO3 और NO3- को NO2 में, तो ये भी गलत हुआ, ठीक। देखो इसका एक लॉस ये है कि इससे नाइट्रोजन लीचिंग ज्यादा होता है, क्योंकि नाइट्रेट जो हमारा चेंज होता है वो वाटर सोल्यूबल ज्यादा होता है देन द अमोनिया। नाउ डीनाइट्रिफिकेशन, तो डीनाइट्रिफिकेशन में हम क्या करेंगे कि नाइट्रेट को, ये जो हमारा नाइट्रेट है उसको हम बदल देंगे नाइट्रोजन में, फिर हम उसे जैसे वो एटमॉस्फेयर में है वैसे ला देंगे। और जो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो आपके होते हैं स्यूडोमोनास एंड थियोबैसिलस, ठीक है, ये होती है प्रोसेस। तो ये भी गलत है। तो इसमें हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन और करेक्ट, नन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जिनको नहीं समझ में आया है वो एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी की वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप देख सकते हैं उसमें।
नाउ तो इसका नन है। अब हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिफरेंट बायोम्स। पहला है ट्रॉपिकल सवाना बायोम इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्रीज। Temperate deciduous forest biome is high altitude region in the Himalayas. Temperate coniferous forest biome is found in very dry environment where temperature range from very cold to very hot. Tundra biome is found in polar region and characterized by the absence of trees, dwarf plants and wet, spongy and rough upper ground surface. देखते हैं इसका कौन सा सही है। पहला इसमें कह रहा है कि ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है विथ स्कैटर्ड ड्रॉप रेजिस्टेंट ट्री, ये सही है। देखो, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम इज हाई अल्टीट्यूड रीजन इन द हिमालयाज। डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो मिड अल्टीट्यूड रीजन में होते हैं, माउंटेन होते हैं हाई अल्टीट्यूड में। ठीक है, तो ये गलत हो गया। टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट इज फाउंड इन ड्राई इन्वायरमेंट वेयर टेम्परेचर रेंज फ्रॉम वेरी कोल्ड टू वेरी हॉट, ये भी सही है। टुंड्रा बायोम इज फाउंड इन पोलर रीजन, और ये भी सही है। तो दूसरा गलत है, बाकी सब सही है। नाउ ये साइंस का क्वेश्चन है। हमारा पूरा फोकस है कि हम अच्छे से अपने पॉलिटी के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन को कवर करें। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। किसके बारे में बात है? सीएजी। द सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, and administrative expenses of the office of CAG are charged upon contingency fund of India. The report of the CAG relating to account of union and the state are submitted to president. The president of India shall cause the report of CAG relating to the account of union to be laid before the both house of parliament. कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो सीएजी के बारे में हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे सीएजी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है ऑडिट करने के लिए। किस चीज को ऑडिट करने के लिए? द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और भी अदर बॉडीज दैट रिसीव फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। और ये ऑल इंडिया बॉडी है, इसका मतलब ये है कि इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल कर रही है एट बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल। और ये सीएजी हेड करता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एंड एक्ट करता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 48 में दिया गया है। नाउ सीएजी इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और उसके पहले वो जो है अपना ऑफिस लेने से पहले प्रेसिडेंट के सामने ओथ एंड अफर्मेशन करेगा। एंड एज पर द सीएजी एक्ट 1971 सीएजी होल्ड द ऑफिस फॉर 6 ईयर और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। सीएजी जो है रिजाइन कर सकता है एट एनी ऑफिस बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू प्रेसिडेंट। एंड सीएजी कैसे हट सकता है? कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेम मैनर एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होगा आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। देखो, पहला स्टेटमेंट जितना हमने जाना, एक चीज और है कि जो सीएजी का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है। पहला है कि सीएजी इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर। नहीं, अभी हमने देखा कि सीएजी को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला होता है ना, और वो प्रूव्ड बिहेवियर या इनकैपेसिटी के उसमें प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पे उसे हटाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहाँ से चार्ज हो रही है? कंटिजेंसी फंड से दिया, नहीं, कंसोलिडेटेड फंड से। द रिपोर्ट ऑफ सीएजी रिलेटिंग टू अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट
देखो यूनियन वाली रखी जाएगी प्रेसिडेंट के सामने और स्टेट की रिपोर्ट है वो रखी जाएगी गवर्नर के सामने। तो ये भी गलत हो गया। बचा ये एक, क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल कॉज द रिपोर्ट ऑफ सीएजी रिलेटिंग टू अकाउंट ऑफ यूनियन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो गया, डी सही हुआ हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला क्या है कि the Parliament of India has the power to make provision with reference to delimitation of constituency. Second है कि the validity of a law made by Parliament of India with reference to delimitation of constituency shall not be called in question in a court। तो देखो, पहला तो ये क्वेश्चन 2019 यूपीएससी प्री में आया हुआ है। तो ये है आपका डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट से कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है विथ रेफरेंस टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, और ये है आपका आर्टिकल 329 क्लॉज ए। ठीक है, तो इसका ये दोनों सही है। नाउ a special provision was made in the Constitution of India by 89 Amendment Act 2003 to establish the National Commission for Scheduled Tribe, National Commission for Backward Classes, National Commission for Minorities, and National Commission for Scheduled Caste are constitutional bodies. National Commission for Women is not a constitutional body. Which of the following is not correct? तो ये आपका टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का। तो देखो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को इस्टेब्लिश किया गया था आर्टिकल 338 को अमेंड करके, और फिर एक आर्टिकल डाला गया 338A बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 89 एक्ट 2003। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा क्या है, तो पहले हम एनसीबीसी जान लेते हैं। आर्टिकल 338B यहां से आया है आपका एनसीबीसी, और जो आपका नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है ये आया है माइनॉरिटीज एक्ट से। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। 1992 माइनॉरिटी एक्ट से आया है। इनिशियली 5 रिलीजियस कम्युनिटी जिनका नाम है मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड पारसीज को नोटिफाई किया गया था एज माइनॉरिटी कम्युनिटी। फिर 2014 में जैन को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो बैकवर्ड क्लासेस तो है लेकिन माइनॉरिटी नहीं है, और शेड्यूल हमने देख लिया। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसमें एक ये नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, और देखो ये कह रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन इज नॉट अ इंस्टीट्यूशनल बॉडी, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये स्टेचुरी बॉडी है, ये चीज ये सही कह रहा है, क्योंकि ये जो है ये नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990 से आया है। तो अब कह रहा है कि इसमें से कौन सी नॉट करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट कौन सा है, टू ओनली, टू है ऑप्शन में। ठीक है, नाउ देयर आर साइंस। अब हम चलेंगे साइंस को नेग्लेक्ट करते हुए यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग आइलैंड इन साउथ ईस्ट एशिया इज सिचुएटेड बिटवीन वैलिस लाइन एंड वेबर लाइन दैट आर रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। और इसका आंसर है सुलावेशी। ये आप मैप में भी देख सकते हैं। नाउ पहला स्टेटमेंट है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। देखो ये ट्रॉपिकल इंडिया में जितने टाइप के फॉरेस्ट हैं इसके बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है। इवन यूपीएससी के भी हर एग्जाम में, और सारे आप एग्जाम देते हो, यूपीएससी में तो सिविल सर्विसेज में हर साल आता ही है। पहला कह रहा है कि दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, एंड सेकंड इज दे स्प्रेड ओवर रीजन विच रिसीव एनुअल रेनफॉल बिटवीन 70 से 200 सेंटीमीटर। तो सही है। देखो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, ड्राई समर में अपनी पत्तियों को क्या करते हैं, गिरा देते हैं फॉर अबाउट 6 to 8 वीक। और ये कहाँ पे होते हैं, जहां पे
They grow in the areas with heavy rainfall for part of the year followed by long dry season. तो इसका दोनों सही है. Which of the following statement regarding ग्राउंडनट कल्टीवेशन इन इंडिया इज करेक्ट? पहला है कि ये एक रबी क्रॉप है एंड गुजरात जो है इंपॉर्टेंट स्टेट है फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन. ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है आपका, और वैसे भी क्रॉप्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए. पहला है कि ग्राउंड नट रबी क्रॉप है, नहीं ये खरीफ क्रॉप है. एंड सेकंड इज गुजरात इज एन इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर ग्राउंड नट कल्टीवेशन. तो 2022 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें क्या था, गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कंट्रीब्यूटिंग 36% ऑफ टोटल प्रोडक्शन. उसके बाद आता है आपका राजस्थान, फिर आता है तमिलनाडु. तो इसका मतलब ये सही है, ये इंपॉर्टेंट स्टेट है, और पहला गलत है. 42. अब विच टू, अब ये देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की जो रिसेंटली अब रिपोर्ट आएगी वो इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए. ठीक है. इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, अब रिपोर्ट आई है 2023 वाली. विच वन अमंग द फॉलोइंग, और ये जो रिपोर्ट आई है फॉरेस्ट सर्वे की, ये टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है. क्या इसमें है कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा स्टेट में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया है अंडर फॉरेस्ट कवर? तो हमें किसका पता होना चाहिए, 2023 के हिसाब से. तो लक्षद्वीप ऑप्शन में है नहीं, फिर मिजोरम एंड नागालैंड. ठीक है, ये 2023 के हिसाब से है. Asbestosis. Which one among the following disease is characteristically and specifically linked to asbestosis? एस्बेस्टोसिस जो है वो आपका एक लंग डिसीज होता है, जिसमें अगर एस्बेस्टोस डस्ट आ जाए लंग्स में, और ये करता है आपका स्कैरिंग ऑफ योर लंग्स, मतलब फिब्रोसिस ऑफ लंग्स, तो ये लंग फिब्रोसिस होगा. और इसका कोई भी क्योर नहीं है, बस केवल सिम्टम है इसको मैनेज करने के लिए. स्पेशली जो लोग इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं वो लोग इससे इम्पैक्ट होते हैं. कफ, सांस धीरे आना, पैर में सूजन होना, स्वेलिंग में डिफिकल्टी, चेस्ट पेन होना, वेट लॉस होना, फटीग, ये सब इसके लक्षण हैं. Which one among the following disease does not yet have an effective vaccine? तो चिकन पॉक्स के लिए वैक्सीन है, टाइफाइड के लिए है, एचपीवी के लिए है, हेपेटाइटिस सी के लिए जो है कोई भी वैक्सीन नहीं है. तो इसका आंसर होगा सी. विच वन अमंग द फॉलोइंग, डिसीज वाला हम लोग साइंस का क्वेश्चन इसलिए करते हैं क्योंकि यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. विच वन अमंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर और डिसीज इज ड्यू टू द न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज इन द सिक्स क्रोमोसोम? डाउन सिंड्रोम. सिक्स क्रोमोसोम में अगर न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज होती है तो जेनेटिक डिसऑर्डर को क्या करते हैं, कहते हैं डाउन सिंड्रोम. The two medieval period canals originating from Satluj and Yamuna rivers and joining at Karnal were made at the order of. ये जो सतलज यमुना लिंक कैनाल है वो डिस्प्यूट में चल रहा है. ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन आया था, और इसका आंसर होगा फिरोज तुगलक. फिरोज तुगलक. नाउ, who among the following has written three works on the science of music called Sangita Raj, Sangita Mimamsa and Suddha Prabandha? और इसे लिखा है महाराणा कुंभा ऑफ मेवाड़ ने. और ये पहले भी आ चुका है सीडीएस में आपके, और एनडीए में, और यूपीएससी में भी आ सकता है. चंडी सटा चंडी सताका का एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने ही दिया है. नाउ, which among the following temple constructed by Queen Loka Mahadevi in Pattadakal is a UNESCO World Heritage Site?
कर्नाटका में विरूपक्ष टेम्पल है जो कंस्ट्रक्टेड किया गया है। देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये किस स्टेट में है, जो भी इम्पोर्टेंट है और किनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया, ये दो तीन चीजें इम्पोर्टेंट रहती हैं। जैसे वाघोरा रिवर वाला अजंता का पूछा था 2021 में यूपीएससी प्री में। नाउ हु एमंग द विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट देखते हैं। पहला है कि नालायिर दिव्य प्रबंधनम इज एन एंथोलॉजी ऑफ अलवर संत कंपोजिशन। दूसरा है तेवा राम इज कलेक्शन ऑफ तमिल सेव हिम्स। तीसरा है नालायार दिव्य प्रबंधनम इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज तमिल वेदा। तो देखो नालायर दिव्य प्रबंधनम वाज एंथोलॉजी ऑफ अलवर सिंध कंपोजिशन, ये सही है। दूसरा है कि तेवाराम इज कलेक्शन ऑफ तमिल सेवा हिम्स। तो तेवाराम क्या था, तमिल डिवोशनल पोएम्स थे जिन्हें कहा जाता, तेवाराम का मतलब होता है गार्लैंड ऑफ डिवाइन सॉन्ग्स, तो ये भी सही है। एंड नालायर दिव्य प्रबंधनम को ही तमिल वेदा भी कहते हैं, जिसे बाद में नाथ मुनीज ने कंपाइल किया था। तो तीनों सही है, ठीक है, इसका सी हो जाएगा। कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ कीर्तन घोष। कीर्तन घोष किसने लिखी थी, श्रीमंत शंकर देव ने लिखी थी। किस लैंग्वेज में ये लिखी गई थी, ब्रजवाली लैंग्वेज में। एंड इट वाज मीन्ट फॉर कम्युनिटी सिंगिंग इन एक सारना रिलीजन। इसका श्रीमंत शंकर देव। अब नेक्स्ट क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन फ्रॉम द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय जेम्स मिल इज करेक्ट। तो ये तो पता होगा तभी सही होगा। ये क्वेश्चन हम करते हैं स्किप, जिन्होंने बुक पढ़ी होगी वही से कर पाएंगे। नाउ इन अप्रैल 1908 प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस थ्रो अ बम एट कैरियज इन मुजफ्फरपुर, जिसे कहते हैं मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस, which they believed to occupied by Kingsford. Which among the following correctly describe the profession of Kingsford? इसी केस को हम कहते हैं मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस। जब ये हुआ था 30 अप्रैल 1908 में, जहां पे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक बम फेंका था कैरियज ऑफ किस पे, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, जो कलकत्ता के मजिस्ट्रेट थे, जज, ठीक, इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में हुआ था। लेकिन गलती से उसमें दो वीमेन बैठी थी जो कैरियज में बैठी हुई थी और उनको गोली लग गई। खुदीराम बोस को इसमें अरेस्ट कर लिया गया था, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया था। और इसी केस को हम कहते हैं मुजफ्फरपुर कंस्पिरेसी केस। और इसका ट्रायल स्टार्ट हुआ था 21 मई 1908 को। और इसके जज कौन थे, जज कॉर्नडॉफ। Which of the following statement about photochemical smog is correct? It irritates the eye, it leads to cracking of rubber, it causes considerable damage to plant life. देखो पहला तो इरिटेट द आईज सही है। एंड फोटोकेमिकल स्मॉग कोई अच्छी चीज तो है नहीं, दिस इज स्मॉग, तो ये डैमेज भी करेगा प्लांट लाइफ को। अब हमें देखना है कि क्रैकिंग ऑफ रबर कैसे हो रहा है, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मॉग जो है, इससे जो हमारा ओजोन उत्पन्न होता है, ये क्या करता है, रबर को क्रैक करने का काम करता है। तो ये भी सही है, 1 2 एंड 3। विच वन एमंग द फॉलोइंग ट्रेस एलिमेंट इज नॉट हाईली टॉक्सिक, आर्सेनिक, क्रोमियम, कॉपर, मरकरी। क्रोमियम जो है वो जनरली कंसीडर किया जाता है कि हाईली टॉक्सिक नहीं है, जबकि आर्सेनिक, मरकरी और कॉपर ये क्या है, टॉक्सिक हैं। नाउ विच ऑफ द, अब कहाँ पे आ गए हम लोग, 59। देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लैप्स रेट इन रिलेशन टू एटमॉस्फेरिक रीजन। तो देखो पॉजिटिव लैप्स रेट का ये मतलब होता है कि इंक्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड के साथ क्या हो, डिक्रीज हो इन टेम्परेचर में। और निगेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है टेम्परेचर भी क्या हो, इंक्रीज हो। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो, डिक्रीज हो, ठीक है।
तो नेगेटिव लैप्स रेज का मतलब ये होता है कि अल्टीट्यूड के साथ जो है वो टेम्परेचर बढ़े, तो ट्रोपोस्फेयर का नेगेटिव लैप्स रेट गलत है। स्ट्रेटोस्फेयर में होता है क्योंकि वहां पे ओजोन लेयर्स होती है, जिसकी वजह से ओजोन का जब प्रोडक्शन होता है तो अल्ट्रावायलेट रेज के कारण, ओजोन के प्रोडक्शन के कारण वहां पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। मीजोस्फेयर नेगेटिव लैप्स रेट, ये भी गलत है। और थर्मोस्फेयर में पॉजिटिव नहीं, थर्मोस्फेयर में जो होता है वो नेगेटिव लैप्स रेट रहता है। तो इसमें से केवल हाउ मेनी कॉम्बिनेशन, तो केवल एक कॉम्बिनेशन सही है। अब इन विच स्फेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन एब्जॉर्ब्ड। स्ट्रेटोस्फेरिक जो लेयर होती है वहां पे पाई जाती है ओजोन लेयर, और वही एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फिश? जेलीफिश, सिल्वरफिश, स्टारफिश, सी हॉर्स। मतलब पूछ रहा है जेलीफिश, सिल्वरफिश, स्टारफिश, सी हॉर्स। तो इसमें जो ट्रू फिश होती है वो केवल कौन होती है? सी हॉर्स होती है। देखो फिश के, तो हम पहचान कैसे करेंगे कि सी फिश है कि नहीं? उसके पास वर्टेब्रेट होना चाहिए, गिन्स होना चाहिए, गिल्स होने चाहिए फिश की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। फिन्स होने चाहिए और वर्टेब्रेटा, जो जेलीफिश में नहीं होते हैं और सिल्वर फिश में भी नहीं होते हैं और स्टार फिश में भी नहीं होते हैं, क्योंकि स्टार फिश के पास कोई भी गिल नहीं होता है। सी हॉर्सेस होते हैं ट्रू फिश, ठीक है। और यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विच वन अमंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ बढ़ते हुए वेवलेंथ ऑर्डर में? अब जिसको याद हो तो बढ़ते हुए वेवलेंथ ऑर्डर में सबसे पहले आता है गामा रेज, फिर आता है हमारा एक्स रेज, फिर आता है हमारा अल्ट्रावायलेट रेज, फिर आता है हमारा विजिबल लाइट, फिर आता है हमारा इंफ्रारेड, फिर आता है हमारा माइक्रोवेव्स, और फिर आता है हमारा रेडियो वेव्स। तो देखो देखते हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये तो है नहीं। एक्सरे गामा रे ये भी नहीं है। गामा रे, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, ठीक, फिर है इंफ्रारेड, माइक्रो रे, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट के बाद गामा दिया, ये भी गलत है। मतलब गामा रे, एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, ये सही है सी। नाउ विच वन अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर ओन फूड? तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन? देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, पहले कि किसी भी इकोलॉजिकल कम्युनिटी में जो स्पीसीज की स्ट्रक्चर में चेंज होता है वो होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? न्यूडेशन, ठीक है। न्यूडेशन का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जहां पे एक नया बेयर एरिया फॉर्म्ड होगा, जो वोल्केनिक इरेप्शन के कारण हो सकता है, फ्लड के कारण हो सकता है, लैंडस्लाइड या इरोजन के कारण हो सकता है। इट इज डिवाइड ऑफ लाइफ। सेकेंड होगा इन्वेजन। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज या प्रोपोगेल्स होंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, ये इस नए फॉर्म्ड एरिया में आएंगे। फिर क्या होगा? कंपटीशन एंड को एक्शन। कंपटीशन एंड को एक्शन में क्या होगा कि जैसे ही ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज जो है इस एरिया को पॉपुलेट करना शुरू करेंगे, तो कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज जैसे कि स्पेस, फूड और लाइट बढ़ते जाएगी, और इससे क्या होगा? स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, है ना। पहले तो न्यूडेशन होगा कि बेयर एरिया क्रिएट हुआ, फिर वहां इन्वेजन होगा, फिर कंपटीशन होगा, फिर क्या होगा? रिएक्शन। और इस स्टेज में क्या करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे।
इसका मतलब है कि सॉइल कंपोजिशन में चेंज हो रहा है, वाटर अवेलेबिलिटी एंड लोकल टेम्परेचर में। फिर आएगा आपका स्टेबलाइजेशन या कॉम्प्लेक्स, जहां पे फाइनल स्टेज होगा, जहां पे कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मोर या लेस स्टेबल हो जाएगी, और ये अब जो कम्युनिटी डेवलप हुई है वो इन इक्विलिब्रियम होगी विथ लोकल क्लाइमेट एंड कैन सस्टेन द लाइफ। और ये 2013 में यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले हुआ न्यूडेशन, फिर हुआ इन्वेजन, फिर हुआ कंपटीशन एंड रिएक्शन, कंपटीशन एंड कोएक्शन, फिर हुआ रिएक्शन, फिर हुआ स्टेबलाइजेशन। ठीक है, बी सही है। चिपको मोमेंट कल हमने पेपर किया था, 2025 में भी पूछा गया है। चिपको मोमेंट जो है वो 1970 के आसपास शुरू हुआ था, जहां पे प्रोटेस्टर जो हैं उन्होंने ट्री हगिंग करके एक दर्शाया था कि मतलब ट्री को अब ना काटा जा सके। ठीक है, और इस मोमेंट को राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी मिल गया है। तो ये 1971 इसका सही है। और इसके लिए किसे जाना जाता है? चंदी प्रसाद भट्ट इन चमोली। गढ़वाल हिमालय में ये चला था मोमेंट। अब इसको हटाओ, 68। नाउ पॉलिटी का क्वेश्चन है। द पहला स्टेटमेंट है इसमें कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में स्पेसिफाई अ रेस to be treated under the scheduled caste category for all the purposes under the constitution of India। सेकंड है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में स्पेसिफाई अ ट्राइब टू बी ट्रीटेड अंडर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी फॉर ऑल द पर्पजेज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और तीसरा है कि पार्लियामेंट बाय लॉ कैन इंक्लूड अ कास्ट या ट्राइब इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। देखो ये है आपका आर्टिकल 341। आर्टिकल 341 का पहला पार्ट ये कहता है कि द प्रेसिडेंट में विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड वेयर इट इज अ स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर by public notification specify the castes races or tribes are part of groups within the castes races or tribes which shall for the purpose of this constitution be deemed to be scheduled caste in relation to that state or union territory। और उसी का पार्ट 2 कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्लूड और एक्सक्लूड from the list of scheduled caste specified in notification issued under clause 1 of any caste race tribe or part in notification। तो इसमें तीनों सही हैं। ठीक है, which one among the following statement is not correct as per the constitution of India? पहला है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी अपॉइंट अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। It shall be the duty of union to develop the Hindi language as a medium of expression for all the elements of composite culture of India। The word Hindustani is mentioned in the constitution with reference to the enrichment of Hindi language। Every state shall endeavour to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at primary stage of education of children belonging to minority group। और इसमें कह रहा है कि क्या इनकरेक्ट है। ये है आपका आर्टिकल 350A। आर्टिकल 350A क्या है आपका? फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, जिसमें कहा गया है कि इट शैल बी द इंडीवर ऑफ एवरी स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी to provide adequate facilities for instruction in mother tongue at the primary stage of education to the children belonging to the linguistic minority groups, and the president may issue such direction to any state as he considered necessary for securing the provision of such facilities। दूसरा, ये जो वर्ड हिंदुस्तानी मेंशन है ये आर्टिकल 351 है, ये दोनों। तो आपका आर्टिकल
351 जो है वो है डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, और इसी में ये दोनों हैं। अब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये देखो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए जो ये अ, कह रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी अपॉइंट करता है, स्पेशल ऑफिसर नहीं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल 350 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या नहीं करेक्ट है? एक चीज और जान लो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो टर्म है, इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Given below are four legal terms, which one of them means no person shall be condemned unheard? मतलब, और ये है ऑडी अल्टेरम पार्टम। ऑडी अल्टेरम पार्टम एक लीगल टर्म है जिसका मतलब होता है कि हियर द अदर साइड आल्सो। अब which of the following statement as per third schedule of constitution of India is correct? Member of parliament is free to take the oath or affirmation by swearing in the name of God. Judge of the Supreme Court has to take oath or affirmation by swearing in the name of Constitution of India. तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का ओथ और अफर्मेशन क्या होता है? IAB हैविंग बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड सोलेमनली अफर्म। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन द नेम ऑफ गॉड होता है। ओथ पे पहले यूपीएससी पे क्वेश्चन पूछा जाता था, और ये सही है, तो दूसरा गलत है और पहला सही है। Which of the following pair of forest research centers and their location are correctly matched? पहला है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर इको रिहेबिलिटेशन, ये है न्यू कटरा प्रयागराज में, सही है। और ये है आपका अगरतला त्रिपुरा में। ये गलत है। ये है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। दूसरा तीसरा गलत है। 1 और 4 सही होगा। कोस्टल इकोसिस्टम विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, देख लो एक बार। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इको रिहेबिलिटेशन है प्रयागराज में, लाइवलीहुड एक्सटेंशन के लिए है अगरतला त्रिपुरा में, और रिसर्च सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट ये भोपाल में नहीं है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है, और कोस्टल इकोसिस्टम के लिए विशाखापत्तनम में है। तो इसमें बारामूला जम्मू कश्मीर, बंकुरा वेस्ट बंगाल, कोलर कर्नाटका तीनों है। जामनगर देखो गुजरात में जो है वो सूरत फेमस है सिल्क इंडस्ट्री के लिए, जामनगर नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, नाउ कोलेरू लेक कहाँ पे है? आंध्रा में। और सतकोशिया जॉर्ज है उड़ीसा में। कंजली लेक है आपका पंजाब में। और पाला वेटलैंड है मिजोरम में। एक सेकेंड। हाँ, तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना। पाला है आपका मिजोरम में, मतलब 2 3 4 सही है, पहला इनकरेक्ट है, तो 1 हो जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व आर नॉट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? कंवल कहाँ है? तेलंगाना में। कंवल जो है वो लगातार न्यूज में था। भद्रा टाइगर रिजर्व भी न्यूज में था। कहाँ पे है ये? चिकामगलुरु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, चिकमागालुरु डिस्ट्रिक्ट है ना।
और मुकुंदर हिल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? राजस्थान में है। और रामगढ़ विषधारी कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो कह रहा है इसमें राजस्थान में कौन कौन से नहीं है? 3 और 4 नहीं है। 3 और 4 है ऑप्शन में, सी हो जाएगा। नाउ which of the following statement regarding urban population in India as per census 2011 is correct? पहला कह रहा है कि मोर देन 31% ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिव इन द टाउन्स। हाँ, 31.16% की पॉपुलेशन जो है अर्बन पॉपुलेशन की, वो टाउन में रहती है। और दूसरा कह रहा है कि द नंबर ऑफ टाउन्स जो टाउन की संख्या थी वो 7500 से ज्यादा थी। देखो 7935 थी। ठीक है, दोनों सही है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन सीटू कंजर्वेशन? इन सीटू और एक्स सीटू मैंने पहले भी बताया है कि अगर हम कंजर्व करते हैं उसके ही हैबिटेट में तो उसे इन सीटू कंजर्व कहते हैं, और एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है जब हम बाहर कंजर्व करते हैं, बोटेनिकल गार्डन। पहला नेक्स्ट है मैंग्रोव रिप्रेजेंट करते हैं एपीफाइटिक वेजिटेशन, सॉल्ट टॉलरेंट, फूड प्लेन, प्लाया। देखो प्लाया ये तो केरला वाला हो गया, एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। मैंग्रोव जो होते हैं वो सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन को प्रदर्शित करते हैं, जिसको हेलोफाइटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हेलोफाइट्स। मैंग्रोव आपके रिप्रेजेंट करते हैं लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम को, और जिन्हें हम साल्ट टॉलरेंट स्पीसीज भी कहते हैं। और जनरली जो ट्रीज होती हैं वो 8 से लेके 20 मीटर तक ऊंची होती हैं, और जिनकी मोटी मोटी पत्तियां होती हैं, और इनके रूट्स क्या होते हैं? मैंग्रोव के ब्लाइंड रूट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि न्यूमेटोफोर्स, ताकि जो मैंग्रोव है ये एनॉर्बिक साइल में भी क्या कर सके? रिस्पायर कर सके। इंडिया में सुंदरबन मैंग्रोव है, महानदी है कृष्णा गोदावरी, मैंग्रोव ऑफ गुजरात रत्नागिरी, गोवा मैंग्रोव, कावेरी, कृष्णा गोदावरी, अंडमान। Which one of the following type of coral reefs are developed along the edges of continental shelves and separated by lagoon? जो बरियर रीफ्स होते हैं आपके, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द लैंड मास बाय लगून ऑफ ओपन या डीप वाटर। ठीक है, बरियर रीफ होता है। नाउ fold mountains are formed in which type of tectonic settings? देखो जब अर्थ की जो होती हैं दो या दो से अधिक अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से पुश्ड टुगेदर होती हैं, कहाँ पे? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे या कॉन्टिनेंटल कोलिजन जोन्स पे, तो बनता है फोल्ड माउंटेन्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? अर्थ को कई पार्ट्स में बांटा गया है। जो बाहर वाला पार्ट होता है ऐसे ये होता है क्रस्ट, उसके बाद होता है आपका मेंटल, फिर होता है आउटर कोर, और फिर होता है अंदर इनर कोर। और जो थिनेस्ट लेयर ऑफ पार्ट होता है वो होता है क्रस्ट, अर्थ का क्रस्ट। नाउ इसमें ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, ये टू मच ऑफ साइंस है, नहीं तो देख लेते हैं इसको भी। पहले आपका क्या आता है? OABC। पहले आपका आता है ओ से ह्यूमस और ऑर्गेनिक या डिकम्पोजिंग लीव्स। फिर आता है आपका, उसके बाद आता है ए मतलब टॉप सॉइल, ह्यूमस या ऑर्गेनिक, फिर ए आता है आपका टॉप सॉइल, फिर ई आता है इलुविएटेड जो लीस्ट क्ले मिनरल होते हैं। ठीक, और उसके बाद आता है आपका सब सॉइल, बी ह्यूमस, टॉप सॉइल, इलुविएटेड, सब सॉइल। देखो कहाँ आ रहा है? ह्यूमस, टॉप सॉइल, इलुविएटेड जोन, सब सॉइल, और उसके बाद आएगा पेरेंट मटेरियल, और उसके बाद आता है बेड रॉक। सही है, इजी था। नाउ इधर ये है साइंस के न्यूमेरिकल, ये यूपीएससी में आते नहीं है, बहुत पहले यूपीएससी में न्यूमेरिकल्स भी पूछते थे। Which of the following statement is not correct with reference to type of question asked in the Lok Sabha? पहला कह रहा है
कि स्टार्ड क्वेश्चन इज द वन टू विच ओनली अ रिटन आंसर इज गिवन, अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज द वन विच रिलेट टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो ये सही है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन सही है। अनस्टार्ड क्वेश्चन इज द वन टू विच एन ओरल आंसर इज नॉट गिवन, हाँ अनस्टार्ड क्वेश्चन में जो होता है वो रिटन आंसर की जरूरत होती है, मतलब नॉट एन ओरल आंसर, ये भी सही है। नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू एन अनस्टार्ड क्वेश्चन, ये भी सही है, क्योंकि रिटन आंसर है इसलिए सप्लीमेंट्री नहीं होगा। स्टार्ड क्वेश्चन इज वन टू विच ओनली अ रिटन आंसर इज गिवन, नहीं, स्टार्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि ओरल आंसर दिया जाना, और इसमें सप्लीमेंट, अगर ओरल आंसर है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन फॉलो। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर, देख रहे हो आप इसके कितने लेंदी लेंदी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो पहला क्वेश्चन है, द पहला आवर फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज डिवोटेड टू आस्किंग क्वेश्चन रिफर टू एज क्वेश्चन आवर, सही है। किसी भी पार्लियामेंट्री सिटिंग की जो पहला आवर होता है उसे ही क्वेश्चन आवर कहते हैं, और इसमें जनरली जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं फॉर देयर फंक्शनिंग ऑफ द मिनिस्ट्रीज, तो दूसरा भी सही है। हाफ एन आवर डिस्कशन, मतलब पहला दूसरा सही है, और पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में पहला दूसरा सही है, तो ये एलिमिनेट होगा, बचा 3 और 4। क्या है, हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर्ड कैल बी हेल्ड ओनली इन द लोकसभा, नहीं राज्यसभा भी है। क्वेश्चन कैन नॉट बी एड्रेस टू अ प्राइवेट मेंबर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्राइवेट मेंबर से, तो सी सही होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू मोशन इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और इसमें हमें करना है हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर्स को देखना है, ठीक। पहला ये कह रहा है कि सेंसर मोशन मस्ट स्पेसिफाई द ग्राउंड ऑन विच इट इज बेस्ड, तो देखो 2 प्रकार के मोशन होते हैं, एक होता है सेंसर मोशन और एक होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो देखो रीजन जो है कि सेंसर मोशन किस ग्राउंड पे बना है, तो इसे स्पेसिफाई करना चाहिए, ये सही है, ठीक है। नाउ सेंसर मोशन लाया जा सकता है किसी भी सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, या होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, ये भी सही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इनिशिएटेड इन either house of parliament, however a government will fall only if the no confidence motion is passed only in the lok sabha। no confidence motion अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो केवल लोकसभा में ही लाया जाता है और by the opposition, और जब कब ये एडमिट होता है, जब मिनिमम ऑफ 50 मेंबर्स इसको सपोर्ट करते हैं, तो ये गलत हो गया। ये स्टेटमेंट तो सही है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास्ट करेगा लोकसभा में, कह रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट स्पेसिफाई द चार्जेस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच द मोशन इज बेस्ड, नो, ये चीज़ सेंसर मोशन का नियम है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, 2 सही हैं, 2 पेयर, ठीक है। अब पहला इसमें ये है कि यूनाइटेड नेशन के बारे में क्या 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 गलत है। पहला है ऑल द मेन बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जैसे कि जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया, वर इस्टेब्लिश विद द फाउंडिंग ऑफ यूएन इन 1945, ठीक है, ये सही है। द यूनाइटेड नेशन सिस्टम कंप्रोमाइजेज नॉट ओनली द मेन बॉडीज बट आल्सो मेनी फंड्स, प्रोग्राम एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ये भी सही है। Specialized agency of UN system are funded both by voluntary and assist contribution, ये भी सही है। The programs and fund of UN system are financed only through the assist contributor, नहीं ये गलत है। जो प्रोग्राम और फंड्स होते हैं यूनाइटेड सिस्टम के, दे आर फाइनेंस्ड थ्रू द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसका डी गलत हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो मतलब आंसर क्या हुआ, डी हुआ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू, ये 2023 की रिपोर्ट है तो हम पुरानी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर,
पैसेज ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ बाय पार्लियामेंट। पहला क्या है कि एंटी डिफेक्शन लॉ, देखो अगर हमें अमेंडमेंट पता होगा कि कब हुआ है, जैसे कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से एंटी डिफेक्शन लॉ का है, ठीक है। मिजोरम को कब स्टेट बनाया गया था? 1987 में। इसके पहले जो है मिजोरम यूनियन टेरिटरी था। बीस फरवरी 1987 को। और वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया था 61 अमेंडमेंट एक्ट 1988। और मैथिली जो है 26 अमेंडमेंट एक्ट 1967 से, नहीं 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये गलत हो गया। 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को डाला गया था। तो पहले आएगा आपका 1 पैसेज ऑफ एंटी डिफेक्शन, फिर मिजोरम, फिर वोटिंग एज वाला 1 2 3 4 है ऑप्शन में, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज नॉट करेक्ट? ये करेंट है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, हटाओ ये तब का करेंट है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? पहला इंटरनेशनल फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, मीगा मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन। ये जो है आपका मीगा तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डेवलपमेंट डिस्प्यूट भी एंड फाइनेंस कोऑपरेशन भी। ये जो है आपका ये अंकटाड का है ना, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का कौन मेंबर नहीं है? सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी? जियोथर्मल रिन्यूएबल हो गई, न्यूक्लियर रिन्यूएबल हो गई, हाइड्रोपायर हो गया, बायोमास हो गया नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम किसने शुरू किया था? तो 1971 में जो है यूनेस्को ने लॉन्च किया था। ये है यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि हम एक साइंटिफिक बेसिस डेवलप करेंगे कि हम पीपल और उनके एनवायरनमेंट के बीच में कैसे रिलेशनशिप डेवलप करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोटोन इज करेक्ट? मैंने कई बार बताया कि इकोटोन क्या होता है, ट्रांजिशनल जोन होता है बिटवीन द टू इकोसिस्टम। विच वन एमंग द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया कवर द लार्जेस्ट एरिया? फॉर एग्जाम्पल आपका जो मैंग्रोव है वो भी रिप्रेजेंट करता है इकोटोन को। इसका मतलब ये इसमें कुछ प्रॉपर्टी मराइन इकोसिस्टम के पाए जाएंगे और कुछ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के भी पाए जाएंगे। डीकन प्लेटू जो पार्ट होता है आपका सेमी एरिड रीजन का, वो कवर करता है लार्जेस्ट एरिया को। नाउ केबिल लेमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? मणिपुर में है, लोकतक लेक ऑफ मणिपुर। अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट वल्नरेबल स्पीसीज क्या होती है? वनरेबल ये एनवायरनमेंट की पीटी में बताया गया है कि वो होती है जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में होती है विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन। क्या क्या दिया है? नोन ओनली टू सर्वाइव इन द विल्ड, नोन ओनली टू सर्वाइव इन कैप्टिविटी, इज लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन द फ्यूचर। ये नियर थ्रेटेंड होता है ना, ये होती है वल्नरेबल स्पीसीज। नाउ Which of the following was the official song for FIFA Women World Cup 2023? 2023 का ये करंट है, फिर भी हम और वो था डू इट अगेन। ये क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया आर नॉट करेक्ट? 2013 से 14 से लेके 21-22 तक मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया ने इंक्रीज किया है
प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है मोर देन 50%, although the milk production over the above period has increased, per capita availability of milk has decreased. ये सही है। और जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है वो भी इंक्रीज ही की है, ठीक है, यहाँ डिक्रीज नहीं हुआ, ये इंक्रीज की है। और पीआईबी की न्यूज है ये, मतलब आपको द हिंदू मिल जाएगी या पीआईबी समरी में। तो ये गलत हो गया, नॉट करेक्ट, तो केवल दूसरा नॉट करेक्ट। मोर देन 50%, हाँ 61% जो है मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया बढ़ा है। Which one of the following is the world governing body for badminton recognized by International Olympic Committee and International Paralympic Committee? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है दिया है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनेशनल कमिटी एट द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फॉर बैडमिंटन। अब ये करंट का उस समय का क्वेश्चन है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट, ये यूपीएससी 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर? पहला क्या है, कोझिकोडे इज इंडिया का पहला फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर है। यूनेस्को ने लॉन्च किया था इसे 2004 में। एडिनबर्ग वाज द फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। देयर आर 4 सिटीज ऑफ इंडिया इन दिस लिस्ट। तो इंडिया की अगर आपको सिटी पता हो कि हैदराबाद क्रिएटिव सिटीज में इंडिया में रखा गया है, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी सेक्टर में 2019 में रखा गया था। फिर कोझिकोडे को रखा गया है, फिर चेन्नई को 2017, वाराणसी, ग्वालियर, जयपुर, एक सेकेंड, श्रीनगर एंड बम्बई एंड कोझिकोडे 2023 में। तो 4 सिटीज तो है नहीं, ज्यादा ही है ना। और बाकी सही है कि यूनेस्को ने इसे लॉन्च किया था 2004 में। कोझिकोडे जो है इंडिया का पहला यूनेस्को सिटी लिटरेचर है एंड एडिनबर्ग वाज द फर्स्ट यूनेस्को सिटी। Which one among the following statement about PDMC scheme is not correct? मतलब PDMC का मतलब होता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पहला क्या है, द स्कीम फोकसेस ऑन इनहेंसिंग वाटर यूज इफिशियंसी एट फार्म लेवल थ्रू माइक्रो इरिगेशन, ये सही है। द कॉस्ट बर्न इन इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम इज शेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है तो सेंट्रल और स्टेट दोनों शेयर कर रहे हैं, तो इसमें ये दोनों भी सही हैं। दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नहीं ये राष्ट्रीय कृषि विकास नहीं है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में है ना। ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या है, डी। Which of the following statement about rehydrating the earth is correct? पहला ये है कि इट इज अ ग्लोबल कैंपेन फॉर रेजिंग कॉन्शियसनेस अबाउट द वाटर क्राइसिस, हाँ। दूसरा है कि इट इज एन इम्पैक्ट ड्रिवन कैंपेन दैट हाईलाइट द अचीवमेंट्स एट इवेंट COP28, और इस कैंपेन को अंडरटेक किया जा रहा है बाय फुटबॉल फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो है यूनाइटेड नेशन का ये है रिहाइड्रेट द अर्थ, और ये एक ग्लोबल अवेयरनेस और एक्टिवेशन प्रोग्राम है फॉर द वाटर, ठीक है। इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नाउ which of the following statement about global partnership on artificial intelligence is correct? पहला स्टेटमेंट इसमें है, पढ़ लो आप। और एनुअल GPI समिट जो है न्यू दिल्ली दिसंबर 2023 में हुई थी, दोनों सही हैं। ब्लू लाइन के बारे में क्या करेक्ट है? इट इज अ लर्निंग इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय यूनाइटेड सिस्टम UN सिस्टम स्टाफ कॉलेज। इट इज अ लाइन ऑफ विड्रॉल सेट बाय UN फॉर द पर्पज ऑफ कंफर्मिंग द विड्रॉल ऑफ इजरायली फोर्सेस फ्रॉम द साउथ ऑफ लेबनान। में जो है ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। ब्लू लाइन जो है वो आपकी लर्निंग इकोसिस्टम भी है, बनाया गया यूनाइटेड सिस्टम स्टाफ कॉलेज के द्वारा, एंड इट इज आल्सो एन डिमार्केशन लाइन जो लेबनान को जो है इजराइल फोर्सेस से और गोलन हाइट से अलग करती है। 7 जून 2000 में यूनाइटेड नेशन ने इसे बनाया था फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द इजराइल हैड फुली विड्रॉन फ्रॉम लेबनान।
दिसंबर 2023 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था एक बिल टू सम्मक सरक्खा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और इस ट्राइबल सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, और इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी को कहाँ बनाया जा रहा है? तेलंगाना में। ये कभी भी पूछा जा सकता है। तो बीच में थोड़ा सा वॉइस एरर हो गया था स्पीकर न लगाने की वजह से। एंड कोई भी डाउट आए तो आप पूछिए। बाकी यूपीएससी के आई वुड से सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, जियो साइंटिस्ट एंड सीएपीएफ, इतने के पेपर आप जरूर लगा के जाएं। ठीक है, एटलीस्ट 5 ईयर के। यूपीएससी का 20 से 25 साल का, इनका आप 3 से 4 साल का भी लगा के जाएंगे ना तो जरूर 4-5 क्वेश्चन का फायदा होगा, जो प्री निकालने में मदद करेगा। सो थैंक यू वेरी मच। और कोई दिक्कत आती है तो आप सर से बात करिए इस पे, द कॉन्सेप्चुअल IAS 8899707570। थैंक यू।